कभी कभी ऐसा लगता है ना कि यार लोगों का दिमाग अगर हम पढ़ पाते, समझ पाते तो कितना अच्छा होता, जिंदगी कितनी आसान हो जाती, है ना। लेकिन अगर आपको पता चले कि ऐसा होना वाकई में मुमकिन है तो आप यकीन करेंगे, एक्चुअली लोग कई तरीकों से ना अपने बारे में आपको बता सकते हैं। जैसे कि उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका ड्रेसिंग सेंस, उनकी आदतें और इंटरेस्ट और उनका बिहेवियर आपको उनके बारे में काफी कुछ बता सकता है। तो आज की ये समरी आपको बताएगी कि उन साइंस को कैसे पढ़ना चाहिए ताकि आप लोगों के साथ एक मीनिंगफुल रिलेशनशिप बना सके। तो आइए हम शुरू करते हैं इस समरी को, जिसका नाम है हाउ टू एनालाइज पीपल, प्रूवन टेक्निक्स टू एनालाइज पीपल ऑन साइट एंड रीड एनीवन लाइक अ बुक, जिसे लिखा है एलन गोल्डमैन ने। इस समरी की अगर बात करें तो आपको लगता है कि लोग बड़ी आसानी से आपको बुद्धू बना सकते हैं? क्या आपको सामने वाले के असली इरादे को समझने में प्रॉब्लम होती है? क्या आप बड़ी जल्दी दूसरों की बातों में आ जाते हैं? अगर ऐसा है तो हम आपको बता देते हैं कि लोग इतने भी मिस्टीरियस नहीं हैं जितना आपको लगता है। असल में लोगों के असली इरादे सामने आ ही जाते हैं, बस आपको उनके हाव भाव पर गौर करने की जरूरत है। इस समरी में आप लोगों की बॉडी लैंग्वेज पढ़ने का तरीका सीखेंगे, यानी किसी की बॉडी मूवमेंट्स को देख करके ये पता लगाना कि उसके माइंड में चल क्या रहा है। लोग जाने अनजाने में यानी अनकॉन्शियसली अपने बॉडी मूवमेंट्स के जरिए अपनी असलियत को जाहिर कर ही देते हैं। वो कहते हैं ना कि इंसान का चेहरा उसके दिल का सारा हाल बता देता है। इसीलिए अगर आप किसी के चेहरे की तरफ गौर से देखें और उसके हाव भाव को समझने की कोशिश करें तो आप बड़ी आसानी से उसकी फीलिंग्स को समझ सकते हैं। आप उन 5 फीचर्स के बारे में सीखेंगे जो किसी की पर्सनैलिटी को स्टडी करने के लिए यूज किए जाते हैं। आप किसी के ड्रेसिंग सेंस और बात करने के तरीके से उसके बारे में काफी कुछ जान सकते हैं। लोगों के इंटरेस्ट, हैबिट्स, या वो किस टाइप का म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं या किस तरह के लोगों से दोस्ती करते हैं, ये भी काफी हिंट देता है। आप ये भी सीखेंगे कि 2 तरह के मेन अडल्ट रिलेशनशिप होते हैं, वर्क प्लेस रिलेशनशिप्स और रोमांटिक रिलेशनशिप। कई बार अपने को-वर्कर्स और रोमांटिक पार्टनर को समझना जरूरी होता है, लेकिन ये समरी आपको उन्हें एनालाइज करने और उनके साथ बेटर तरीके से इंटरैक्ट यानी बातचीत करने में हेल्प करेगी। अच्छे कम्युनिकेटर्स दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोगों में से होते हैं। अच्छा कम्युनिकेटर उन लोगों को समझता है जिनके साथ उसका इंटरैक्शन होता है। अपने लोगों के साथ हाई लेवल की अंडरस्टैंडिंग आपको खुशहाल और फुलफिलिंग लाइफ जीने में हेल्प करेगी। और इस लेवल तक पहुंचने के लिए आपको ये जानना जरूरी है कि लोगों को एनालाइज कैसे किया जाए। तो आइए इस जर्नी को शुरू करते हैं और सबसे पहले समझते हैं यूजिंग आवर बॉडीज टू कम्युनिकेट। मतलब ये कि अक्सर हम बात करते वक्त अपनी बॉडी लैंग्वेज बहुत ज्यादा यूज करते हैं। बॉडी लैंग्वेज थम्स अप जैसा कोई सिंपल साइन नहीं है, बल्कि ऐसी चीज है जिस पर गौर करने की जरूरत पड़ती है। यानी फेशियल एक्सप्रेशन या पोस्चर कम्युनिकेशन का सिर्फ 7% ही वर्बल यानी बोलकर होता है, बाकी 55% कम्युनिकेशन हम बॉडी लैंग्वेज की हेल्प से करते हैं। अब बात अगर लोगों को एनालाइज करने की हो तो बॉडी लैंग्वेज समझना एक इंपॉर्टेंट स्किल है जो आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होगी, खासकर जब आप किसी से पहली बार मिल रहे हैं। तो उनकी बॉडी लैंग्वेज आपको बता सकती है कि वो भरोसे के लायक है या नहीं। जिन्हें आप पहले से जानते हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज से भी आपको काफी कुछ पता चल सकता है कि वो क्या सोच रहे हैं या फिर क्या फील कर रहे हैं। जैसे कि अगर आपका कोई दोस्त नर्वस है तो आप उसकी बॉडी लैंग्वेज ऑब्जर्व करके इस बात का पता लगा सकते हैं। चाहे वो आपसे अपनी प्रॉब्लम शेयर ना करे, पर आप उन्हें हेल्प ऑफर कर सकते हैं। तो जब भी हम किसी से कम्युनिकेट करते हैं तो हमारी बॉडी के कई पार्ट इसमें शामिल होते हैं। इनमें से सबसे इजी है अपर बॉडी यानी शरीर के ऊपरी हिस्से को समझना। हमारी अपर बॉडी में सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं, जैसे हार्ट और लंग्स। हमारी अपर बॉडी कुछ इस तरीके से बिहेव करती है कि ये ऑर्गन्स सुरक्षित रहे। खासकर डेटिंग करते समय अपर बॉडी एनालिसिस बहुत ही यूजफुल होता है। अगर आपके डेट ने अपना चेस्ट आपकी तरफ किया हुआ है तो यानी वो सेफ फील कर रही है और उसे आप पर भरोसा है। चेस्ट को दूसरी तरफ करना यानी डिस्कंफर्ट फील करना, यानी सामने वाला खुद को और अपने दिल को आपसे छुपाने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट बॉडी पार्ट है हैंड्स यानी कि हाथ। लोग अक्सर बात करते समय हाथों का बहुत इस्तेमाल करते हैं। जो लोग ज्यादा हैंड जेस्चर यानी इशारों को यूज करते हैं वो कॉन्फिडेंट और एनर्जेटिक होते हैं। हालांकि सिर्फ हैंड जेस्चर्स की बेसिस पर आप किसी को पूरे तरीके से नहीं समझ सकते, इसलिए आपको बहुत ही ध्यान से एनालाइज करना पड़ेगा।
एनर्जेटिक लोग नए या अनजानी सिचुएशंस में लो एनर्जी हैंड जेस्चर्स यूज करते हैं, इसलिए हैंड जेस्चर्स को हमेशा बाकी बॉडी के दूसरे पार्ट के साथ कंबाइन करके देखना चाहिए। हमारे हाथ विजिटिंग यानी हाथों को हिलाते डुलाते रहना के जरिए काफी साफ साफ कम्युनिकेट करते हैं। और ऐसा तब होता है जब लोग बेचैनी से हाथ और बाजू हिलाते रहते हैं। बार बार चेहरे पर हाथ फिराना, टेबल पर उंगलियां बजाना, ये सब विजिटिंग के साइन है, जिससे पता चलता है कि सामने वाला अनकंफर्टेबल है या नर्वस है या फिर बोर हो रहा है। इसी तरह पैरों से भी काफी कुछ पता चल सकता है। असल में बॉडी लैंग्वेज ऑब्जर्व करते समय इन बॉडी पार्ट्स की तरफ हमारा ध्यान कम ही जाता है। लोग खुद को कंट्रोल करने के लिए हाथों और चेहरे का इस्तेमाल तो कर लेते हैं, पर पैरों को भूल जाते हैं। इसलिए पैर अक्सर सच्चाई बयान कर देते हैं। तो किसी को ऑब्जर्व करते समय उनके पैरों पर भी ध्यान दीजिए। उनके पैर कहां पर पॉइंट कर रहे हैं। अगर आपकी तरफ पॉइंट कर रहे हैं तो ये मान लीजिए कि उन्हें आपका साथ पसंद है। लेकिन अगर उनके पैर आपकी तरफ पॉइंटेड नहीं है तो यानी वो आपके साथ कंफर्टेबल नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है कि सामने वाला जल्द से जल्द आपसे पीछा छुड़ाना चाहता है। तो पैरों की पोजीशन कॉन्फिडेंस के बारे में बताती है। पैरों को एकदम चिपकाकर बैठने का मतलब है कि आप इनसिक्योर और नर्वस है। कुछ लोगों को पैरों को फैलाकर और ज्यादा जगह घेर कर बैठने की आदत होती है। ऐसे लोग ऑथोरेटिव और कॉन्फिडेंट नेचर के होते हैं। हालांकि ये ऑब्जर्वेशन हमेशा 100% एक्यूरेट नहीं होते, क्योंकि लड़कियां स्कर्ट और ड्रेसेस में पैरों को चिपकाकर बैठती है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो इनसिक्योर है। हमारी बॉडी का सबसे एक्सप्रेसिव पार्ट होता है हमारा फेस यानी कि हमारा चेहरा। फेशियल एक्सप्रेशन यानी चेहरे के हाव भाव एनालाइज करके हम लोगों के बारे में काफी कुछ बता सकते हैं। चेहरे के 3 फीचर हमें लोगों की फीलिंग के बारे में बता सकते हैं। ये है आईब्रोज यानी भौहें, आंखें और मुंह। आईब्रो कभी झूठ नहीं बोलते। आमतौर पर लोग अपने इमोशंस छुपाने के लिए आईब्रोज को नीचा कर लेते हैं। नीचे आईब्रोज करने का मतलब कभी कभी गहरा कंसंट्रेशन भी होता है। तो इंसान के चेहरे पर सबसे ज्यादा एक्सप्रेसिव होती है उसकी आंखें। लोग आपस में बातें करते समय एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। कहते हैं कि आंखें दिल का आईना होती है। अगर कोई हमें 100 फीट की दूरी से भी देख रहा हो तो हमें पता लग सकता है। अक्सर झूठ बोलने वाले लोग आंखें चुराकर बात करते हैं, लेकिन इससे धोखा मत खाना, क्योंकि प्रोफेशनल झूठे सीधा आपकी आंखों में देखकर बात करते हैं। कई बार एग्रेसिव आई कांटेक्ट भी दिखाई देता है कि सामने वाला झूठ बोल रहा है। वैसे खुशी एक ऐसा इमोशन है जिसका पता आंखों से ही चल जाता है। एक सच्ची स्माइल आपकी आंखों के आसपास की मसल्स को टाइट कर देती है, जिससे आंखों के कोनों में रिंकल्स यानी सलवटें आ जाती है। लेकिन कोई भी फेक स्माइल दे सकता है और दिखा सकता है कि जैसे वो बहुत खुश है, लेकिन उनकी आंखों के कोनों में आपको रिंकल्स यानी कि सलवटें नहीं दिखाई देंगी। चेहरे का दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है मुंह। लोग लिप्स और जॉ का यूज करके कई सारी चीजें कम्युनिकेट कर देते हैं। दांत भींचने का मतलब है कि डिस्कंफर्ट और एंजाइटी। अगर सामने वाला होठों को बाइट कर रहा हो तो समझ जाइए कि वो गहरी सोच में डूबा है। ये एक और साइन हो सकता है कि वो चुप रहने की कोशिश कर रहे हों। बंद होंठ और जॉ यानी जबड़ों को भींचना गुस्से का साइन होता है। गुस्से और गहरी सोच का फर्क आपको आंखों से पता चल जाएगा। गुस्से में लोगों की आंखें छोटी हो जाती है और उनके आईब्रोज के बीच में गैप कम हो जाता है। वैसे आमतौर पर इन तीनों पार्ट्स के कॉम्बिनेशन से इमोशंस एक्सप्रेस किए जाते हैं। अब उदासी का ही आप एग्जाम्पल ले लीजिए। उदासी या दुख एक ऐसा इमोशन है जिसे छुपाना बहुत ही मुश्किल होता है। जब लोग उदास होते हैं तो उनके मुंह लटक जाते हैं। आईब्रोज के अंदर के पार्ट एक साथ आकर ऊपर की ओर हो जाते हैं। एक और एग्जाम्पल है डर। डर में इंसान की भौहें ऊपर उठ जाती है। इसमें रिंकल्स दिखाई देने लगते हैं। नीचे की पलक भी ऊपर की तरफ उठ जाती है। कई बार तो ऊपर की पलक भी ऊपर उठ जाती है, जिससे आंखों का सफेद हिस्सा दिखाई देने लगता है। डर के मारे इंसान का मुंह भी थोड़ा सा खुल जाता है। वैसे ये सारे साइन कल्चरल और सोशल स्टैंडर्ड से भी अफेक्ट हो सकते हैं। जैसे कि फिनलैंड में आई कांटेक्ट एक फ्रेंडली जेस्चर है, जबकि जापान में इसे एग्रेसिव साइन समझा जाता है। हालांकि तीनों फैक्टर कल्चर से ज्यादा अफेक्टेड नहीं होते। नीचे बताए गए तीनों फैक्टर आपको सारी जानकारियां देते रहेंगे। पहला साइन है क्रॉस्ड आर्म्स यानी कि हाथों को बांधना। इस पोजीशन को देखते ही आप समझ जाइए कि सामने वाला डिस्कंफर्टेबल फील कर रहा है।
हाथ बांधकर बैठने का सीधा सा मतलब है कि इंसान खुद को प्रोटेक्ट कर रहा है। दूसरा साइन है मिररिंग। ये तब होता है जब कोई दूसरे इंसान के एक्शन को कॉपी करता है। ये एक तरह से सामने वाले में इंटरेस्ट और कनेक्शन दिखाता है। ज्यादातर रोमांटिक पार्टनर्स में ऐसी बॉडी लैंग्वेज देखी जाती है। तीसरा फैक्टर है कैरेज, यानी कि लोग अपना पोस्चर कैसे होल्ड करते हैं। इससे हम एनालाइज कर सकते हैं कि सामने वाले के अंदर कितना कॉन्फिडेंस है। जैसे कि वॉकिंग और सिटिंग का एग्जाम्पल ले लीजिए। अब मान लीजिए कोई आपके सामने बैठा है एकदम सीधे पोस्चर में, उसकी चेस्ट बाहर की तरफ और चिन ऊपर की ओर है। चलते समय उनके कदम एकदम कॉन्फिडेंस के साथ जमीन पर पड़ते हैं। ऐसे लोग भरोसेमंद होते हैं। झुके हुए कंधे और ढीला ढाला पोस्चर दिखाता है कि इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस की बहुत कमी है। इस टाइप के लोग इनसिक्योर होते हैं और चलते वक्त ऐसा लगता है कि जैसे वो अपने पैरों को घसीट रहे हो। तो लोग अक्सर फेक पोस्चर भी देते हैं। स्टडीज दिखाती है कि कॉन्फिडेंस के पोस्चर को फेक करना स्ट्रेस हार्मोन को कम करता है। ये आपके अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बढ़ाता है, जो कि इंसान के अंदर असली कॉन्फिडेंस लाता है। किसी का बिहेवियर एनालाइज करते समय ऑब्जर्व कीजिए कि उनकी पूरी बॉडी आपको क्या मैसेज दे रही है। इससे आपको एकदम एक्यूरेट रिजल्ट मिलेगा। आप इस एग्जाम्पल को यूज करके ट्राई कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप एक पार्टी अटेंड कर रहे हैं। आपको एक आदमी मिलता है, मार्क आई कांटेक्ट रखते हुए बात करता है और उसके पैरों के बीच भी काफी ज्यादा गैप है। उसने अपने हाथों को क्रॉस कर रखा है, लेकिन वो लगातार मुस्कुराते हुए बातें कर रहा है, पर उसकी आंखों के कोनों में रिंकल्स नजर नहीं आ रहे हैं। आप देखते हो कि मार्क के आईब्रोज बीच बीच में ऊपर की तरफ उठ रहे हैं और उनमें शिकन भी आ रही है। कभी वो आंखें चौड़ी कर लेता है और कभी होंठों को सिकोड़ लेता है। वो औरों से एक दूरी बनाते हुए बातें कर रहा है। तो मार्क के इस बिहेवियर से आपको उसके बारे में क्या पता चला? वो क्या फील कर रहा है? आपको वो किस तरह का इंसान लगा? तो इसका जवाब ये है कि मार्क असल में अपनी फीलिंग्स को छुपाने की कोशिश कर रहा है। उसकी आंखों से साफ साफ जाहिर होता है कि वो कितना नर्वस और अनकंफर्टेबल है। हालांकि वो अपने बाकी बॉडी पोस्चर से कुछ और जताने की कोशिश कर रहा है। वो बात करते समय स्माइल करता है और पैरों को खोलकर खड़ा है ताकि वो कॉन्फिडेंट लगे। और इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं आउटवर्ड पर्सनैलिटी कैरेक्टराइजेशन एस्पेक्ट्स, यानी कि किसी का बिहेवियर देखकर तुरंत उसके बारे में कोई राय कायम कर लेना एनालिसिस नहीं होता है। इसका मतलब तो हुआ कि आप उन्हें जज कर रहे हैं। याद रहे कि जो साइन आपने देखे वो उनकी क्वालिटी के बारे में सिर्फ हिंट दे रहे हैं। कई लोगों का नेचर उनके बिहेवियर से एकदम अलग होता है। वो होते कुछ और है पर दिखाते कुछ और है। इसलिए हमेशा ऑब्जर्व करें कि किसी को देखते ही कोई राय मत बना लीजिए। लोगों को एनालाइज करने के लिए उनकी बॉडी लैंग्वेज के अलावा 5 फीचर है जो आप यूज कर सकते हैं। पहले 2 फीचर है कि वो कैसे कपड़े पहनते हैं और कैसे बात करते हैं। ड्रेसिंग सेंस और फैशन स्टाइल को ऑब्जर्व करना हमेशा ज्यादा भरोसेमंद नहीं होता। आमतौर पर वेल ड्रेस्ड लोगों में हाई लेवल का कॉन्फिडेंस नजर आता है। जो लोग ढीले ढाले और पुराने कपड़े पहनते हैं उनमें सेल्फ एस्टीम की कमी पाई जाती है। हालांकि इसका ऑपोजिट भी हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए रेचल और कायरन को ही आप ले लीजिए। दोनों एक लॉ फर्म में कलीग्स है। रेचल हमेशा वेल ड्रेस्ड रहती है। उसे टाइट फिटिंग नए और फैशनेबल कपड़े पहनना पसंद है, जबकि कायरन ढीले ढाले पुराने सूट पहनता है। कई बार तो वो ऑफिस में बिना टाई लगाए ही आ जाता है। हालांकि कायरन एक कॉन्फिडेंट और एग्रेसिव लॉयर है, लेकिन कपड़ों के मामले में उसकी चॉइस बहुत ही खराब है, क्योंकि वो परवाह नहीं करता कि लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे। वहीं दूसरी तरफ रेचल अंदर से इनसिक्योर फील करती है। उसके अंदर सेल्फ एस्टीम की कमी है। वो वेल ड्रेस्ड इसलिए रहती है क्योंकि उसे लगता है कि एक लॉयर की इमेज स्ट्रांग होनी चाहिए। लोगों के बात करने का तरीका भी ना उनके कॉन्फिडेंस लेवल को बताता है। कॉन्फिडेंट और कंफर्टेबल लोग खास तरह से बात करते हैं। वो मीडियम वॉल्यूम में आराम से बात करते हैं। जो लोग तेज या जल्दी जल्दी बोलते हैं वो दिखाता है कि वो अनकंफर्टेबल या चिंतित हैं। तीसरा फीचर है लोगों की हैबिट और इंटरेस्ट, यानी कि इंसान की हैबिट से उसका असली नेचर पता चल जाता है। क्या आप किसी को जानते हैं जो सोशल वर्क बहुत ज्यादा करते हैं? ऐसे लोग बड़े दिल वाले और हमदर्द स्वभाव के होते हैं। पालतू जानवर पालने वाले लोग भी आमतौर पर काफी काइंड और केयरिंग नेचर के होते हैं। जो लोग स्ट्रिक्ट स्केड्यूल फॉलो करते हैं कंट्रोल फ्रीक होते हैं।
एक और आदत जो आपको गौर करनी चाहिए वो है सोशल मीडिया प्रेजेंस। लोग अक्सर अपनी ओपिनियन ऑनलाइन पोस्ट करते हैं, लेकिन जो लोग सोशल मीडिया ज्यादा यूज करते हैं उनके अंदर आमतौर पर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है। ऐसे लोग ह्यूमन कांटेक्ट के लिए डेस्परेट होते हैं। लास्ट के दो फीचर है कि वो किस तरह का म्यूजिक सुनते हैं और किस तरह के लोग उनके दोस्त हैं। जैसे कि हैरियट वॉट यूनिवर्सिटी ने एक बार एक स्टडी की थी जिसमें 36,000 लोग शामिल थे। रिसर्चर्स ये पता करने की कोशिश कर रहे थे कि लोगों की पर्सनैलिटी और उनकी म्यूजिक के टेस्ट के बीच में क्या लिंक है। उन्हें पता चला कि रॉक और रैप म्यूजिक को एग्रेशन से जोड़कर देखना गलतफहमी है। रॉक और हैवी मेटल पसंद करने वाले लोग काफी इंट्रोवर्ट होते हैं। वो लोग बहुत ही जेंटल और क्रिएटिव भी थे। रैप और हिप हॉप सुनने वाले लोग एक्सट्रोवर्ट नेचर के थे और इन लोगों का सेल्फ एस्टीम लेवल भी काफी हाई पाया गया। पॉप म्यूजिक पसंद करने वाले ज्यादातर लोग बाकियों के मुकाबले ज्यादा ईमानदार और एक्सट्रोवर्ट नेचर के थे, हालांकि इनके अंदर क्रिएटिव लेवल थोड़ा कम था। तो कंट्री या क्लासिकल म्यूजिक सुनने वाले इमोशनली काफी स्टेबल पाए गए। इसके अलावा आप लोगों के दोस्तों से भी उनके बारे में काफी कुछ समझ सकते हैं। लोगों के फ्रेंड्स बनाने के कई रीजन हो सकते हैं। इनमें से एक कारण है रेसिप्रोकल अल्ट्रुइज्म, यानी कि लोगों को जो नेचर और क्वालिटी पसंद है वो वैसे ही लोगों से दोस्ती करना पसंद करते हैं। अब नाओमी और जेनिफर का एग्जाम्पल लेते हैं। जेनिफर नाओमी की बेस्ट फ्रेंड है। नाओमी के बाकी दोस्तों के मुकाबले जेनिफर ज्यादा दयालु और बड़े दिल की है, यानी इसका मतलब नाओमी दया और उदारता को काफी वैल्यू देती है। लोग अपने जैसे लोगों को ही दोस्त बनाना पसंद करते हैं। क्लोज फ्रेंड्स अक्सर सेम हॉबीज और इंटरेस्ट शेयर करते हैं। लोग उन्हीं के साथ कंफर्टेबल फील करते हैं जिनके ओपिनियन उनसे मिलते जुलते हैं। इसका मतलब है कि दोस्त आपस में सेम वैल्यूज और मोरल्स को शेयर करते हैं। और इसी के साथ अब आगे समझते हैं इवैल्यूएटिंग इंडिविजुअल्स इन द वर्क प्लेस। एडल्ट्स अपनी लाइफ का करीब 30% से भी ज्यादा टाइम ऑफिस में बिताते हैं। इसी वजह से हम अक्सर अपने कलीग्स के साथ एक गहरा रिश्ता डेवलप कर लेते हैं। एक तरह से कहे तो वो हमारी सेकंड फैमिली बन जाते हैं। इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि हमें अपने कलीग्स के बारे में अच्छे से पता हो। तो पहला इंसान जैसे आपको समझना है वो है आपका बॉस। अपने बॉस की हैबिट्स को समझना आपको उनके साथ अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करने में हेल्प करेगा। इससे आप और भी ज्यादा इफेक्टिव और बेहतर माहौल में काम कर पाएंगे। और ये मौका आपको इंटरव्यू के दौरान मिल सकता है जब आप अपने बॉस को अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं। आप तभी डिसाइड कर सकते हैं कि आपको उनके साथ काम करना है या नहीं। आप उनसे कुछ सवाल जवाब भी कर सकते हैं ताकि उन्हें और अच्छे से समझा जा सके। अगर इंटरव्यूअर अच्छी तरह से तैयार है तो इसका मतलब आपका बॉस काफी ऑर्गेनाइज्ड टाइप का इंसान है, यानी वो हर काम को एफिशिएंटली पूरा करने पर ज्यादा फोकस करेगा। हालांकि ऐसे बॉस ज्यादा हेल्पफुल टाइप के नहीं होते हैं, बल्कि डेडलाइन को लेकर के काफी स्ट्रिक्ट रहते हैं। क्रिस्टन एक नए जॉब के लिए अप्लाई कर रही थी। उसका अपने टीम लीडर जॉन के साथ इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू लेते समय जॉन बड़े ध्यान से क्रिस्टन के जवाब सुन रहा था। जब क्रिस्टन ने उससे कुछ सवाल किए तो जॉन ने काफी सीरियसली जवाब दिए। जॉन ने जल्दबाजी में कुछ नहीं कहा, बल्कि एक एक सवाल का जवाब काफी सोच विचार कर दिया। तो जो बॉस इस तरह से बिहेव करते हैं, अपने जूनियर्स के साथ काफी इन्वॉल्व रहते हैं, तो इसका मतलब है कि ये लोग अपनी टीम के साथ मिलजुल करके काम करने में यकीन रखते हैं। जब जॉन अपनी टीम के बारे में बात करता है तो बताता है कि उसकी टीम के मेंबर कितने स्किलफुल है। उसे सबकी एबिलिटीज के बारे में पता होता है। इन सब बातों से क्रिस्टन को यकीन हो गया है कि इस जॉब में जॉन के अंडर काम करते हुए उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वो हमेशा उसके प्रति रिस्पेक्टफुल रहेगा और उसके काम को अप्रिशिएट करेगा। तो जिस तरह से एक बॉस अपनी टीम के बारे में बात करता है, उससे साफ पता चलता है कि वो किस तरह का इंसान है। लेकिन अगर कोई बॉस अपनी टीम को लेकर के कुछ नेगेटिव बोले तो इसका मतलब है कि उनका कैरेक्टर बुरा है। ऐसे बॉस के साथ कोई भी काम करना पसंद नहीं करेगा। जब आपको कोई जॉब मिलती है तो आपको अपने बॉस की उम्मीदों पर खरा उतरना होता है। इसके लिए आपको ये पता करना होगा कि आपके बॉस को क्या मोटिवेट करता है, पावर, एफिलिएशन या अचीवमेंट। तो पावर से मोटिवेट होने वाले बॉस सबको कंट्रोल में रखना पसंद करते हैं। वो हर काम अपनी शर्तों पर करवाना पसंद करते हैं। ऐसे बॉस को खुश करने के लिए आपको एग्जैक्टली वही करना होगा जो वो चाहते हैं। जो बॉस एफिलिएशन से मोटिवेट होते हैं वो रिलेशनशिप पर ज्यादा फोकस करते हैं। वो टैलेंटेड एम्प्लॉयज के बजाय उनको रिवॉर्ड देना पसंद करते हैं जो उनकी हाँ में हाँ मिलाए।
यानी आपकी जॉब इस बात पर डिपेंड करती है कि आप अपने बॉस की हाँ में हाँ मिलाएं, और ऐसे बॉस के साथ काम करने के लिए हाई इमोशनल इंटेलिजेंस होना चाहिए। अचीवमेंट पसंद करने वाले बॉस बेहद कॉम्पिटिटिव होते हैं, उन्हें किसी भी कीमत पर हारना पसंद नहीं होता। इस टाइप के बॉस आपके हर काम में दखल देंगे, और अगर इन्हें तुरंत जानकारी ना मिले तो ये काफी चिढ़ जाते हैं। तो अपने बॉस के बाद बारी आती है अपने को वर्कर्स को एनालाइज करने की। ये वो लोग हैं जिनके साथ आपका रोज वास्ता पड़ता है, इसलिए अपना काम ठीक से करने के लिए और एक स्ट्रेस फ्री माहौल में काम करने के लिए आपको उनके साथ अच्छा रिलेशनशिप बना करके चलना होगा। पहला स्टेप आता है कि ये पता करना कि आपके कलीग्स आपको पॉजिटिव तरीके से देखते हैं या नहीं। आपके ऑफिस में जाते समय क्या वो आपको देख करके स्माइल करते हैं और हेलो बोलते हैं? अगर ऐसा है तो वो आपकी रिस्पेक्ट भी करते हैं और आपको लाइक भी करते हैं। आप इस ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए जरूर से सक्सेसफुल होंगे। अगर वर्क प्लेस में कोई आपको पूछता नहीं है तो ये एक प्रॉब्लम है। इसका मतलब है कि आपके को वर्कर्स आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते। आप अपना बिहेवियर चेक कीजिए और पता लगाइए कि क्या रीजन है जो लोग आपको पसंद नहीं करते। शायद आपका एटीट्यूड कुछ ज्यादा ही नेगेटिव है, या शायद आप बहुत ही बोलते हैं। अगर आपने अपनी बुरी आदतों को चेंज नहीं किया तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। कई बार ये पहचानना मुश्किल होता है कि आपको वर्क प्लेस में नजरअंदाज किया जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि वर्क प्लेस के रिलेशन पर्सनल या प्रोफेशनल हो सकते हैं, लेकिन प्रोफेशनल होने का ये मतलब नहीं है कि आपको इग्नोर किया जाए। क्या आपके कलीग्स आपके जोक्स शेयर करते हैं या आपको गेट टुगेदर के लिए इनवाइट करते हैं? अगर जवाब ना है तो इसका मतलब है कि वो आपको पसंद नहीं करते। अक्सर ऑफिस में ग्रुप बन जाते हैं, एक ग्रुप के लोगों के इंटरेस्ट भी सेम होते हैं। ये ग्रुप्स वर्क प्लेस में गलत चीजों को रोकने में काम आ सकते हैं, हालांकि इसका नुकसान भी है। कई बार एक ग्रुप के लोग बाकी एम्प्लॉयज को बुली करना शुरू कर देते हैं। तो वर्क प्लेस पर हमें किस तरीके से लोगों को पहचानना है, ऑब्जर्व करना है, ये जानने के बाद अब हम जानते हैं असेसिंग रोमांटिक लिंक्स, यानी कि हम सबके लाइफ में कभी ना कोई रोमांटिक पार्टनर जरूर आता है। इसलिए अपने लिए राइट पार्टनर ढूंढना जरूरी हो जाता है, वरना जिंदगी भर हमें उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो अपने पार्टनर को एनालाइज करके आप पता कर सकते हैं कि वो आपके लिए सही पार्टनर साबित होगा या नहीं। रोमांस के शुरुआती दिन बड़े ही एक्साइटिंग लगते हैं। उस टाइम हमें शायद अपने पार्टनर की कमियां नजर न आए, क्योंकि हमारा सारा ध्यान उनके प्रति अपनी फीलिंग्स पर होता है। लेकिन यही शुरुआती दिन उन्हें जानने और समझने के लिए बेस्ट होते हैं। आपकी शुरुआत डेट आपको काफी इंफॉर्मेशन दे सकती है। डेट के बाद खुद से ये सवाल पूछिए, अपने पार्टनर के साथ बातें करना आपके लिए कितना इजी था? अगर सारा समय सिर्फ आप ही बोलते रहे तो शायद ये इंसान आपका राइट पार्टनर नहीं हो सकता। उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी थी? वो आपकी तरफ देखते हुए बात कर रहे थे या फिर कहीं और देख रहे थे? अगर आपकी डेट की बॉडी आपकी तरफ थी, इसका मतलब वो आपको पसंद करते हैं। एक अच्छे फर्स्ट डेट के बाद आप अपने पार्टनर का कैरेक्टर इवैल्यूएट कर सकते हैं। 1 या 2 रात किसी के साथ एंजॉय करना बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन कुछ लोगों में पेशेंस की कमी होती है और वो लंबे समय तक रिश्ते निभाने की बात को समझ ही नहीं पाते हैं। आपके पार्टनर का दूसरों को ट्रीट करने का तरीका बता देगा कि वो फ्यूचर में आपको कैसे ट्रीट करेंगे। जैसे कि अगर वो अपने दोस्त और फैमिली को इम्पोर्टेंस देते हैं तो आपको भी उतनी ही इम्पोर्टेंस देंगे। अपने से नीचे पोजीशन वालों को आपका पार्टनर कैसे ट्रीट करता है, गौर कीजिए कि रेस्टोरेंट में वेटर के साथ उनका बिहेवियर कैसा था। अगर अच्छा नहीं था तो ये इंसान फ्यूचर में आपकी भी वैल्यू नहीं करेगा। स्ट्रेस अक्सर इंसान की असलियत को बाहर ले आता है। ऑब्जर्व कीजिए कि आपका पार्टनर चैलेंज को कैसे फेस करता है। जो लोग प्रेशर में भी शांत रहते हैं, ये उनकी अच्छी क्वालिटी मानी जाती है। रिश्तों में चैलेंजेस आना बहुत ही नॉर्मल है। ऐसे में एक अच्छे पार्टनर के अंदर अपने इमोशंस को हैंडल करने की काबिलियत होनी चाहिए। एक और कीमती साइन है जो अपने पार्टनर का बिहेवियर आपको बता सकता है, और वो है उनका अपने गुस्से को कंट्रोल करने का तरीका। क्या गुस्से में आकर के वो तोड़फोड़ करने लगते हैं? क्या वो अपना गुस्सा दूसरों पर निकालते हैं? क्या आपके पार्टनर को जल्दी ही गुस्सा आ जाता है? वेल, अगर ऐसा है तो आपके पार्टनर को हेल्दी तरीके से अपने गुस्से को मैनेज करना नहीं आता है। ऐसा पार्टनर फ्यूचर में अब्यूसिव बिहेव कर सकता है। जलन की भावना एक और साइन है जो आपको ऑब्जर्व करनी चाहिए। यहाँ हम पेज और ओवन का एग्जाम्पल लेंगे। अपनी डेटिंग के शुरुआती दिनों में ओवन पेज को लेकर के बहुत पॉजिटिव था। वो चाहता था कि पेज सारा समय बस उसी के साथ रहे।
शुरू शुरू में तो पेज को भी ओवन का ये नेचर काफी स्वीट लगा, लेकिन धीरे धीरे मामला कंट्रोल से बाहर होने लगा। ओवन पेज पर कड़ी नजर रखने लगा, जैसे कि वो किससे बात करती है, क्या बात करती है। वो पेज को 1 मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। अब एक तरह से बोले तो ओवन पेज की लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। नॉर्मली कपल्स के बीच में जेलसी और पॉसेसिवनेस होना बहुत ही कॉमन बात है, पर ओवन इस मामले में हद से ज्यादा जेलस था। एक जेलस पार्टनर आपकी अटेंशन शेयर करना कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। ऐसे रिश्ते में आपको कभी पर्सनल स्पेस नहीं मिल सकती। आपको हर वक्त ऐसा लगेगा कि आपकी लाइफ का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथों में है। तो ऐसे में आपके बाकी रिश्तों पर इसका गहरा असर पड़ेगा। ओवन जैसे लोग अपने पार्टनर पर कभी भी भरोसा नहीं करते। वो आपकी लाइफ को हमेशा कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। इसलिए जेलसी की शुरुआती साइन आप जितना जल्दी समझ ले उतना ही अच्छा होगा। कैजुअल कॉन्वर्सेशन के दौरान अपने पार्टनर से सवाल पूछते हुए आपको उनके बिहेवियर को एनालाइज करना चाहिए। उनसे उनकी हॉबीज, उनके ओपिनियन और बाकी रिलेशनशिप के बारे में पूछिए, लेकिन उन्हें ये पता ना चले कि आप उन्हें स्टडी कर रहे हैं, वरना वो कभी भी ईमानदारी से जवाब नहीं देंगे। और इसी के साथ हम पहुंच गए हैं इस समरी के कंक्लूजन पर कि हमें एग्जैक्टली कहां पर कैसे ध्यान देना है, किन किन चीजों पर, ताकि हम ये समझ पाए कि हमें क्या बोलना है, क्या डिसीजन लेना है और कोई भी गड़बड़ ना हो। तो आइए एक बार फिर से दोहराते हैं। मुद्दा मामला ऐसा है कि सबसे पहले तो आपने सीखा कि आपको बॉडी लैंग्वेज कैसे रीड करनी चाहिए। सामने वाला नर्वस है या कॉन्फिडेंट, इसका पता आप आसानी से लगा सकते हैं। इसके लिए आपको उनके हाथ, पैर और अपर बॉडी को ऑब्जर्व करना होगा। इंसान का चेहरा उसकी असलियत बता देता है, इसलिए आंखों पर, आईब्रोज और मुंह पर भी आपको फोकस करना है। दूसरी चीज आपने सीखी कि हम 5 फीचर्स को यूज करके पर्सनैलिटी एनालाइज कर सकते हैं। लोगों के कपड़े पहनने और बात करने का तरीका बता देता है कि वो कितने कॉन्फिडेंट है। लोगों की म्यूजिक की चॉइस, हैबिट्स और इंटरेस्ट भी उनकी पर्सनैलिटी के बारे में काफी कुछ बता सकते हैं। इंसान के दोस्त कैसे हैं उससे भी काफी कुछ पता लग सकता है। तीसरी चीज आपने सीखी कि वर्क प्लेस में लोगों को कैसे इवेल्युएट किया जाए। आप इंटरव्यू के मीडियम से अपने बॉस को एनालाइज कर सकते हैं। इंटरव्यू के बाद आप पता लगा सकते हैं कि उन्हें क्या मोटिवेट करता है। आपके को-वर्कर्स आपको कैसे ट्रीट करते हैं, उसके बेसिस पर आप उन्हें एनालाइज कर सकते हैं। और फाइनली आपने सीखा कि रोमांटिक पार्टनर्स को कैसे एनालाइज करना चाहिए। अब आप डेट के दौरान अपने पार्टनर के बिहेवियर को समझ सकते हैं। आप पता लगा सकते हैं कि आपका पार्टनर स्ट्रेस्ड है या गुस्से में है, जिससे आप उनका असली नेचर समझ पाएंगे और अपने रिलेशन का फ्यूचर डिसाइड कर पाएंगे। इंसान एक सोशल एनिमल है, वो अकेले सरवाइव कर ही नहीं सकता, लेकिन कई बार एक दूसरे को समझ पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। गलतफहमी आपके और आपके पार्टनर या आपके को-वर्कर्स के साथ आपके रिश्तों में दरार डाल सकती है, लेकिन आप एक खुशहाल और भरपूर जिंदगी जी सकते हैं। और इसके लिए आपको सिर्फ लोगों को एनालाइज करके उन्हें समझना होगा, और ये काम आपको बड़े धैर्य के साथ करना होगा। एकदम से एनालाइज नहीं करना है, राइट? और इसी के साथ ये समरी यहीं पर कंप्लीट होती है। ये समरी आपको कैसी लगी, और समरी सुनते सुनते कौन कौन से चेहरे आपके सामने आए कि ये शायद ऐसा है, वो वैसा है? आई एम श्योर बहुत सारे लोग आपके सामने आ रहे थे। कोई बात नहीं, आने दीजिए, और ध्यान रखिए कि अगली बार जब आपको बात करनी है, कोई बात सामने रखनी है, तो आप सोच समझ कर बोले। तो ये बड़ी कमाल की चीज है जिसे अब से आपको एनालाइज करना है। ध्यान रखिएगा लोगों से बातें करते समय। और समरी कैसी लगी, कौन सी बात बहुत अच्छी लगी, ये आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए। बाकी तब तक के लिए कहूंगी, रखिए अपना बहुत सारा ध्यान, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अब से लोगों को एनालाइज करना शुरू कीजिए। जय हिंद।